रूस में वोल्गा और कजान का नदी के मुहाने पर एक शहर है, कजान शहर। इस समय सत्ता का एक केंद्र बना हुआ है शहर। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त कजान शहर पर थी, और क्यों न हो, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन यहां चल रहा है। कई देशों के राष्ट्र प्रमुख जुटे हुए हैं। भारत, रूस, चीन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ऐसे 28 देश हैं जिनके राष्ट्र प्रमुख इसमें पहुंचे। लेकिन दुनिया की निगाहें इन सब के साथ 3 देशों पर टिकी हैं, और ये 3 देश जिनके राष्ट्र प्रमुखों की ये 3 तस्वीरें दुनिया के दिग्गज अपने अपने स्टाइल में देख रहे हैं और उसको बारीक नजरों से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक हाव भाव को पढ़ा जा रहा है, एक एक शब्द को समझा जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है। दरअसल 3 तस्वीरों को दिखाएं और समझाएं, ये समझिए किस तरह से जब दुनिया में कई जगह पर वॉर फ्रंट खुले हुए हैं, उस वक्त इन 3 तस्वीरों की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। खुद रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। ऐसे में पुतिन ने ब्रिक्स का शानदार आयोजन करके न केवल दुनिया को संदेश दिया है, बल्कि पिछले 5 साल से भारत चीन के रिश्तों में जमी बर्फ को पिघलाने में भी रूस ने बेहद अहम रोल निभाया। कजान में एक फ्रेम में 3 दिग्गज नेताओं की तस्वीर भी सामने आई है, और इसके बाद कहा जा रहा है कि चीन और भारत में अब सब ठीक हो सकता है। और तो और करीब 5 साल बाद मोदी और जिनपिंग के बीच बायलैटरल मीटिंग हुई है। 5 साल के बाद इस तरह की मुलाकात, इस तरह की चर्चा हो पाई दोनों नेताओं के बीच में। ब्रिक्स समिट के इतर इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। करीब 5 साल बाद औपचारिक बातचीत हो पाई है। क्यों? क्योंकि 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद दोनों देशों में मतभेद गहरा गए थे, बातचीत खत्म हो गई थी, रिश्ते खराब हो गए थे। लेकिन यह बैठक ऐसे समय में हुई जब लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच पिछले 4 सालों से जो विवाद चल रहा था वो सुलझ पाया है। अब रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने की ओर दोनों देश एक एक कदम सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के बीच करीब 50 मिनट तक बायलैटरल मीटिंग हुई है, और 50 मिनट की इस द्विपक्षीय वार्ता में, इस मीटिंग में पीएम मोदी ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने को प्राथमिकता बताया। मोदी ने कहा कि हम सीमा समझौते का स्वागत करते हैं। 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। और इससे पहले आखिरी बार पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच औपचारिक बैठक मुलाकात अक्टूबर 2019 में हुई थी, तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर महाबलीपुरम में। 2019 अक्टूबर के बाद 2024 अक्टूबर में ये दोनों नेता आमने सामने टेबल पर बैठे, डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई है। इसके मायने कई हैं और संदेश कई है। दरअसल इसको समझिए, दुनिया में दबदबा बढ़ेगा दोनों ही देशों का, और इससे एशिया में शांति आएगी। पीएम मोदी ने बैठक के उसके बाद एमईए ने भी यही कहा कि इससे लोकल रीजन में शांति आएगी, अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, पाकिस्तान को भी जवाब मिलेगा। कई संदेश हैं इस मुलाकात से, इस तस्वीर से। लेकिन गलवान हिंसा के बाद पहली बार इस बैठक में सीमा पर तनाव को कम करने के लिए कुछ बड़े संकेत निकलकर सामने आए। मसलन पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच ये मुलाकात रूस में हुई। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इस समय दोनों का ही बहुत करीबी मित्र देश है। भारत के लिए भी करीबी है और चाइना के लिए भी है। ब्रिक्स सम्मेलन के जरिए पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश भी दिया। पीएम मोदी ने कहा, एक विविध और समावेशी प्लेटफॉर्म के रूप में ब्रिक्स सभी विषयों पर सकारात्मक भूमिका अदा कर सकता है। इसमें हमारी अप्रोच पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए, मानव समावेशी होनी चाहिए। हमें विश्व को संदेश देना चाहिए कि ब्रिक्स विभाजनकारी नहीं है, जनहितकारी ग्रुप है। पीएम मोदी इससे पहले भी कह चुके हैं कि ये एंटी वेस्ट नहीं है, ये नॉन वेस्ट है, और कमोबेश उन्हीं शब्दों का जिक्र प्रधानमंत्री ने यहां पर किया और ब्रिक्स की अहमियत को दुनिया के सामने रखा। पुतिन ने भी मोदी के शब्दों को दोहराया था कि ये नॉन वेस्ट है, एंटी वेस्ट नहीं है। पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग ऐसे समय पर मिले हैं जब अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश
लगातार इन तीनों ही देशों को डराने में जुटे हुए हैं। मगर इस कजान में ब्रिक्स मीटिंग ने पश्चिमी देशों, खास करके अमेरिका को संदेश देने की कोशिश की है, फाइव आइज को संदेश देने की कोशिश की है। कैसे? दरअसल भारत को जहां अमेरिका, कनाडा और खालिस्तान के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करते रहे हैं, ऐसे में कजान पहुंचकर मोदी ने कई सारे संदेश दिए। बीच में पुतिन और दूसरी तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पास खड़े मोदी ने थम्स अप का एक इशारा किया है। नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। अपनी अपनी तरफ से लोग इन तस्वीरों पे कैप्शन दे रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से लोग इसका एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में ब्रिक्स का दबदबा बढ़ रहा है, यह हर कोई इस तस्वीर को देखने के बाद कह रहा है। जिस तरह से ब्रिक्स के सदस्य बनने की होड़ लगी है, उसको देखते हुए एक्सपर्ट यहां तक कहने लगे कि आने वाले दिनों में ब्रिक्स संयुक्त राष्ट्र के बाद सबसे मजबूत संगठन बन सकता है, यानी यूएन के बाद नंबर 2 का सबसे स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन ये हो सकता है। उसके पीछे कई बड़े कारण हैं। वैसे तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन यूएन है फिलहाल। यूएन में सदस्य देशों की संख्या 193 है, लेकिन ब्रिक्स में फिलहाल 9 सदस्य देश हैं। 40 और देशों ने संगठन से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है। 30 से ज्यादा देशों ने औपचारिक आवेदन भी दिए हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ी आबादी का है ये ब्रिक्स। आज स्थिति यह है कि यूरोपियन यूनियन को पछाड़कर ब्रिक्स दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बन गया है। ब्रिक्स देशों की आर्थिक ताकत लगातार बढ़ रही है। उसमें चाइना जैसा एक लगातार बढ़ता हुआ देश है, भारत जैसा डेवलपिंग नेशन है और रशिया जैसा एक देश जो सुपर पावर की भूमिका निभाता रहा है। और अब आलम यह है कि ब्रिक्स संगठन को G7 से कंपेयर किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इन आंकड़ों के जरिए हम समझ सकते हैं। दुनिया की 44% जनसंख्या ब्रिक्स देशों में रहती है। उनमें 2 बड़े देश हैं, मोस्ट पॉपुलस कंट्री भारत, इंडिया, और सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री चाइना। 28% जमीन ब्रिक्स देशों के पास है। ग्लोबल जीडीपी में भी 37% की हिस्सेदारी ब्रिक्स के देशों की है और ग्लोबल कंज्यूमर में भी 23% हिस्सेदारी ब्रिक्स के इन देशों की है। कुल निर्यात एक्सपोर्ट का भी दरअसल 15 ब्रिक्स देश ये करते हैं। 15% एक्सपोर्ट जो है वो ये तमाम ब्रिक्स देश करते हैं कुल एक्सपोर्ट में अगर देखा जाए। नए स्वरूप में ब्रिक्स विश्व की 40% मानवता और लगभग 30% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। पिछले लगभग 2 दशकों में ब्रिक्स ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर के उभरेगा। तो ये बात आर्थिक पावर की हुई, आर्थिक शक्ति की हुई, इकोनॉमी की हुई। अब जरा ग्लोबल मिलिट्री पावर पर भी नजर डालें तो ब्रिक्स देश काफी आगे नजर आते हैं और उसमें सबसे बड़ा कारण यह है कि दुनिया की टॉप मिलिट्रीज जो हैं वो इन देशों की हैं। अमेरिका सबसे स्ट्रांग मिलिट्री पावर है, नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर रूस है। ये हम सब जानते हैं, बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना रूस की है। और रूस के बाद नंबर 3 पर आता है चीन, नंबर 4 पर है भारत। यानी अमेरिका के बाद नंबर 2 रूस, नंबर 3 चीन और नंबर 4 ये 3 देश ब्रिक्स की बुनियाद हैं। और यही वजह है कि दुनिया के बाकी संगठनों से ये 3 देश जो हैं इनका ब्रिक्स में शामिल होना बहुत बड़ी मजबूती ब्रिक्स को देता है मिलिट्री पावर के तौर पर। और भी कई सारे देश हैं। ब्राजील है नंबर 12 का मिलिट्री पावर, दक्षिण अफ्रीका मिलिट्री पावर के मामले में नंबर 33 पर है, लेकिन खास करके नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 यानी रूस, चाइना और ब्राजील ये अगर एक साथ रहते हैं, ये अगर एक शक्ति बनकर रह जाते हैं तो फिर वेस्टर्न देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कजान इस वक्त इसी वजह से, इन्हीं तमाम कारणों से दुनिया का केंद्र बिंदु बना हुआ है। दुनिया की नजरें जो हैं वो कजान पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि पुतिन ने इस बार शिखर सम्मेलन के लिए इसी शहर को क्यों चूज किया। इससे पहले भी 2 बार मेजबानी रूस ने ब्रिक्स की है, लेकिन उन 2 बार कजान को नहीं चुना गया था। इस बार कजान को चुनने के पीछे एक बड़ा कारण है, वो कारण समझिए। वैसे तो रूस का सबसे अमीर शहर है, कारोबार का केंद्र है, इंडस्ट्रियल सिटी है, लेकिन इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी है हमें। देश के बीचों बीच कजान शहर है। कजान का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद शानदार है और विश्व विरासत में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। सामुदायिक सौहार्द का भी ये प्रतीक है कजान। इन तमाम वजहों से दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं।